हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे अपने टॉपिक की, जिसमें हमारा टॉपिक है इंडियन एग्रीकल्चर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंट। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की इंडियन एग्रीकल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात पार्ट 1 में कर चुके थे। अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं, जिसमें हमारा आता है डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंट। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या सुधार कार्य हुए थे इंडियन एग्रीकल्चर में सिंस इंडिपेंडेंट के बाद। सिंस मतलब स्वतंत्रता के बाद एग्रीकल्चर में कौन कौन से सुधार कार्य किए गए थे, उन चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि बिचौलिया या जमींदारी उन्मूलन। बिचौलिया और जमींदारी उन्मूलन का मतलब है कि जमींदार उन्मूलन का मतलब होता है कि जो जमींदार था उसके पास क्या थी, भूमि का एक बहुत बड़ा भाग होता था और वो कृषकों पर क्या करवाता था, खेती करवाता था और उन पर लगान के रूप में, टैक्स के रूप में क्या लेता था, 50% से या उससे भी ज़्यादा क्या है, टैक्स लेता था, अनाज लेता था, जो प्रोडक्शन हुआ है उसको लेता था। तो उसमें क्या हुआ कि सिंस इंडिपेंडेंट के बाद की अगर बात करें तो 1954 में 1954 में कानून बनाया गया, जमींदारी उन्मूलन कानून। उस पे बात हुई थी कि जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों ने क्या किया था, जमींदारी उन्मूलन संबंधी कानून बना लिए गए थे और उसमें कहा गया था कि 2 करोड़ से भी अधिक किसानों को सरकार का जो संपर्क था, जमींदारों से संपर्क ना रहकर सीधा क्या था, गवर्नमेंट से 2 करोड़ जो किसान लोग थे उनका 2 करोड़ लोगों का क्या था कि सरकार से सीधा संपर्क हो गया था। और सरकार ने क्या किया था, जितने भी वो खेत पर काम कर रहे थे, 65 लाख जो भूमि भारत में थी, जो कृषि योग्य भूमि भारत में थी, उसको क्या था, जितने भी भूमिहीन किसान हैं उसमें बांट दिया गया था। कितने 2 करोड़ जो किसान थे उन्होंने क्या, सरकार से सीधा संपर्क होने के बाद 65 लाख जो हेक्टेयर भूमि है वो क्या किया था, कृषिहीन जो कृषक थे उनमें दे दिया गया था, जितनी भी वो भूमि थी। तो जमींदारी उन्मूलन का मतलब है जो जमींदार के पास भूमि थी उस भूमि को क्या किया, सरकार ने भूमिहीन किसानों को दे दिया था। तो क्या है, जमींदारी उन्मूलन का क्या है, खात्मा, जमींदारी का खात्मा हो गया था। नेक्स्ट जो हमारी है काश्तकारी व्यवस्था में सुधार। काश्तकारी व्यवस्था में सुधार था कि जो भी किसान काश्तकारी कर रहे हैं या किसी भी खेत में खेती कर रहे हैं तो उसमें क्या था, सुधार करना था। तो उसमें क्या था कि जो काश्तकारी का मतलब है कि जो किसान थे वो जिस भूमि पर खेती कर रहे थे, तो वो जो भूमि थी वो किसानों को किसने, जमींदारों ने दी हुई थी। और जमींदार क्या है, बिचौलिया का काम करता था। ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, जमींदारों को कृषि या जो खेत होते थे उनको क्या करती थी, उनको दे देती थी और जमींदार किसानों से खेती करवाते थे और उन पर कर वसूलते थे और जो कर था वो क्या करते थे, ब्रिटिश सरकार को देते थे। तो वो क्या है, जो कुल उत्पादन होता था उस कुल उत्पादन का 50% जो हिस्सा होता था उत्पादन का, प्रोडक्शन का, वो क्या करते थे, किसानों से ले लेते थे। किसके रूप में लेते थे, टैक्स के रूप में लेते थे, लगान के रूप में ले लेते थे। तो उसी में क्या करना था, काश्तकारी में सुधार करना था। तो स्वतंत्रता के बाद जब सरकार ने देखा कि ऐसा जो कानून है इसमें क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, तो उन्होंने 11.5 जो मिलियन किसान थे, 11.5 मिलियन किसानों को जो भूमि पर मालिकाना अधिकार दिया गया। जो जहाँ पर खेती कर रहे हैं उन पर क्या किया, मालिकाना अधिकार दिया गया और उसमें क्या है, सुधार किया गया। और सुधार में उन्होंने 3-4 बिंदुओं को लिया, जिसमें हमारे आते हैं लगान का नियम,
भू सुधारण की सुरक्षा और पट्टेदार को भू स्वामित्व प्रदान करना। जो पट्टे पर भूमि करता था उसको क्या था, भू स्वामित्व, मतलब उसी खेत का क्या है, मालिक बनाना। तो ये जितने भी कार्य किए गए ये सरकार के द्वारा सिंस इंडिपेंडेंट के बाद से किए गए थे और डेवलपमेंट ये हुआ था। तो जो काश्तकारी थी, जो जिस खेत पर खेती कर रहा था उसमें क्या है वो उसी को दे दिया गया, और वो देने का एक पर्पस भी था। जो किसान है वो क्या करता था, उस पर दबाव ज़्यादा था, जिसके कारण वो क्या है, मानसिक रूप से या फिजिकली, अगर बोल सकते हैं फिजिकल रूप से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाता था। अगर खेत उसका होगा या अगर एग्रीकल्चर लैंड उसकी होगी तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर को और अच्छे तरीके से सुधार कर करेगा। तो इसमें क्या है, सरकार ने इसी वजह से क्या किया कि जो एग्रीकल्चर लैंड पर जो काम कर रहे थे वो एग्रीकल्चर लैंड सीधे क्या है किसानों को दे दी गई और वो अच्छे से कृषि कर सके। तो इसमें ये जो कार्य है ये किया गया था। फिर हमारा नेक्स्ट आता है जोतों की सीमा निर्धारण। जोतों की सीमा निर्धारण का मतलब है कि जो भारत का जो आकार जो है बहुत छोटा है। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए, पॉपुलेशन जितनी तीव्र गति से बढ़ रही है, जितनी हाई रेट से रैपिडली बढ़ रही है, तो उसमें क्या है, जो हमारे जोतों का जो आकार है वो क्या है, छोटा होता जाने लग रहा है। और इसी को क्या है, किसान जो है इसी समस्या को का निवारण करने के लिए सरकार ने कदम उठाए। तो जो जोतों की सीमा का निर्धारण का मतलब है कि भारत में, मैंने पहले भी आपको करेक्टर स्केच में बताया है कि 0.10 हेक्टेयर भूमि क्या है, प्रति व्यक्ति है। अगर विश्व की बात की जाए तो 4.5 जो हेक्टेयर भूमि है वो क्या है, विश्व में प्रति व्यक्ति आती है। औसत जो एवरेज अगर रेट निकालते हैं तो वो विश्व में इतना बनता है, ये विश्व में इतना बनता है और ये इतना बनता है भारत में। तो क्या है कि जो जोत का आकार है वो बहुत ही सीमित है या कम है, और इसी का क्या है, निर्धारण करने के लिए आर्थिक दृष्टि से ये जो है लाभदायक नहीं है। किसी भी देश का अगर जोत का आकार छोटा है तो वो आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है। मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, अगर जोत का आकार छोटा होता है तो क्या है, जो एग्रीकल्चर होती है वो टेक्नोलॉजी से ना होकर पारंपरिक रूप से की जाती है, क्योंकि ये जो कृषि होती है गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि क्या है, और जीवन निर्वाह के लिए ये कृषि की जाती है, जीवन निर्वाह अपनी फैमिली के लिए ही क्या है ये की जाती है। तो ये आर्थिक रूप से देश के लिए तो कुछ काम की हो नहीं सकता, इस भूमि से प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता। तो उसका क्या है, सीमा निर्धारण करने के लिए किया गया। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर भी निकल के आते हैं कि जोत की जो सीमा का निर्धारण छोटे होने के बहुत सारे सामाजिक कारक भी होते हैं, वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं। तो इस चीज़ पर क्या है उन्होंने ध्यान दिया। तो स्वतंत्रता के बाद की अगर बात की जाए तो भारत में औसत भूजोत का जो आकार लगभग 1.50 हेक्टेयर है, जो आधुनिक तकनीक तथा मशीनी कृषि के प्रयोग की दृष्टि से बहुत ही छोटा है। अगर और ये भारत का ही है। अगर और राज्यों की बात करें, जैसे हरियाणा राज्य की बात करें, तो वहाँ पर जो है 2.45 क्या है हेक्टेयर भूमि प्रति औसत जो एवरेज निकालते हैं वो आती है। राजस्थान की बात कर ले, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है भूमि, औसत जो भूमि है, एवरेज जो लैंड है वो सबसे ज़्यादा आती है, जो कि हमारी है 4 हेक्टेयर। पंजाब की अगर बात करते हैं तो उसमें 3.45 जो हेक्टेयर भूमि है, जो जोत का आकार है वो इतना है। तो ये क्या है, आर्थिक रूप से हमारे लिए और देश के लिए क्या है, लाभदायक नहीं है। तो ये क्या करता है, कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट करने के लिए एक किया गया था।
नेक्स्ट जो हमारा आता है जोतों की चकबंदी करना। जोतों की चकबंदी से मतलब है जो कि भूमि के जो बहुत छोटे छोटे तथा बिखरे हुए जो टुकड़े होते हैं उनको एक स्थान पर एकत्रित करना या संयोजन करना। चकबंदी का मतलब होता है जो छोटे छोटे कहीं कहीं पर क्या है छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको क्या है उनको संयोजन करना, एकत्रित करना, एक बड़े भूभाग में बनाना। तो इसमें क्या है कास्त का जोत की चकबंदी करने का मतलब है कि जो जोत है उसको एक जगह पर संयोजित करना। इसमें क्या था कि एक बड़े क्षेत्र में जो हमारे किसान थे, कृषक थे, वो क्या कर रहे थे, अलग अलग कहीं कहीं पर उनकी जो भूमि थी वो छोटे छोटे उसमें बिखरी हुई थी। तो जो एक गांव का समूह होता था वो समूह सरकार ने क्या किया कि जो गांव का समूह था उनको क्या है एक जगह पर उनके जो भूमि है उनको इकट्ठा किया। जो खंडित भूमि है, जगह जगह पर बिखरी हुई भूमि है, उनको एक जगह पर गांव के पास वाले इलाके में इकट्ठा किया जो दूर दूर बिखरी हुई थी, ऐसे करके। तो जो दूर दूर बिखरी हुई थी उनको क्या किया एक जगह पर इकट्ठा किया गया और इस भूमि जो भूमि उनकी दूर दूर थी उनकी रेट के आधार पर या जो उनका मूल्य था उसके आधार पर यहाँ पर उनको गांव के पास में जो बिखरी हुई, जैसे एक किसान है, एक किसान की भूमि यहाँ पे है, यहाँ पर है और ये इतनी दूरी पर है, तो उन्होंने क्या किया इन खेतों को क्या किया एक जगह पर इकट्ठा कर कर और किसान को इन भूमि के जो जितना भी मूल्य है उसके आधार पर क्या है यहाँ पर भूमि उपलब्ध करवा दी। तो उससे क्या है जोतों की चकबंदी के आधार पर उन्होंने क्या किया कि एक जगह पर अगर किसी किसान को भूमि मिलेगी, जो उसकी बिखरी हुई भूमि है उनको एक जगह पर भूमि मिलेगी, तो वो क्या है हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा, अच्छे बीजों के द्वारा और जो आर्थिक रूप से उपयोगी, जो भारत के लिए या देश के लिए आर्थिक रूप से उपयोगी जो भूमि हो सकती है, इससे क्या है किसान क्या है जो भूमि है उस पर क्या है आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर कर खेती कर सकता है। और जो भूमि बिखरी हुई थी वहाँ पर आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो जो चकबंदी का जो है जोत की चकबंदी का जो काम किया गया था ये इसी उद्देश्य से किया गया था, लेकिन ये बहुत से क्षेत्रों पर नहीं उभरा। मोस्टली जो इसका कार्य हुआ था पैतृक भूमि से जुड़े हुए थे और जुड़े होने के कारण क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है यहाँ पर वो खेतों को देने के लिए तैयार नहीं थे। और बहुत सारे किसान ये सोचते थे कि जो ये खेती हमारी है वो उपजाऊ है, कहीं हमें अच्छी खेती ना मिले, या फिर वो ये भी सोचते थे कि अगर सरकार ने हमें हमारी ये ज़मीन लेने के बाद हमें ज़मीन ना दी तो ये क्या है उसके नेगेटिव फैक्टर्स निकल के आए, जिसके कारण जो चकबंदी है जोत की जो चकबंदी नहीं हो पाई, कारगर नहीं हो पाई। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सहकारी कृषि। कृषि में किसान के क्या है छोटे छोटे खेत होते हैं अलग अलग किसानों के। एक गांव होता है, एक गांव में जो किसान होते हैं उनके अलग अलग खेत होते हैं। तो उसमें क्या है ये जो कृषि कर रहे हैं ये क्या करते हैं सामूहिक तरीके से करते हैं कि ये जो खेत है इनको क्या करते हैं एक समूह में ले लेते हैं पूरे इलाके को और वहाँ पर क्या करते हैं कि वहाँ पर खेती करते हैं। इसमें क्या है कि जो भी भूमि है व्यक्ति की अपनी जो भूमि है वो भूमि पर स्वामित्व तो वही बना रहता है और जो खेती का जितना भी कार्य होता है वो क्या किया जाता है संयुक्त रूप से किया जाता है, साझा कार्य किया जाता है। और जितना भी प्रबंधन और मैनेजमेंट का जितना भी कार्य होता है वो क्या है संयुक्त रूप से होता है। और जो कुल लाभ जो जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसका जितना भी लाभ है वो क्या किया जाता है उसको सभी सदस्यों में बांट दिया जाता है। जिसका जितना एरिया होता है जितनी लैंड होती है उसको क्या किया जाता है उसी के आधार पर क्या है उनमें बांट दिया जाता है। भूमि के आकार के अनुसार उसमें क्या कर दिया जाता है वितरित कर दिया जाता है, उनमें बांट दिया जाता है। तो इससे क्या है इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर क्या है न्यू टेक्नोलॉजी हाई जो आधुनिक कृषि की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर की जा सकती है और अच्छे बीजों का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि एक किसान अगर उस चीज़ का प्रयोग करेगा तो उसको इतना अच्छा प्रोडक्शन भी
नहीं मिल पाएगा और उसका क्या है खेती पर खर्च ज़्यादा हो जाएगा। तो उसी को क्या है, अगर ये संयुक्त रूप से कर रहे हैं तो जो खर्च है वो भी क्या है आपस में बट जाता है, जो कि बहुत कम होता है। और जो प्रोडक्शन है अच्छी तकनीकी का प्रयोग करते हैं तो प्रोडक्शन भी क्या है बड़ा अच्छा निकल कर आता है, जिससे क्या है किसानों को बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये क्या है सहकारी कृषि भी, कोऑपरेटिव फार्मिंग भी किसानों के द्वारा की गई सिंस डेवलपमेंट के बाद ये विचार किसानों द्वारा किया गया। नेक्स्ट जो जो आता है भूमि संबंधी अभिलेख अपडेट करना। भूमि संबंधी जो जितने भी अभिलेख है वो क्या है सरकार के द्वारा किए गए। जो भूमि के जो जितने भी भूमि है, किसानों के पास कितनी भूमि है, कितने हेक्टेयर भूमि कहाँ पर है, वो जितने भी जो अपडेट थे, आलेख थे, रिकॉर्ड थे, वो क्या है सरकार के द्वारा किए गए। 1988 से और 1989 के बीच में क्या है ये जो जितने भी किया गया कंप्यूटर के द्वारा क्या है आलेखों को चढ़ाया गया। और इसमें क्या है रिकॉर्ड किया गया कि किसके पास कितनी ज़मीन है। तो ये जो कार्यक्रम है ये 640 में से 582 जनपदों में चलाया जा रहा है। और जिन जिलों में व्यवस्थित भू आंकड़े नहीं हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो स्वतंत्रता इस प्रकार जो स्वतंत्रता के बाद क्या है ये भूमि में सुधार किया गया। अब बात आती है हरित क्रांति की। तो हरित क्रांति भी क्या है जो देश में क्या है सिंस इंडिपेंडेंट के बाद ही आई। जब भारत में भूखमरी थी, भूमि पर इतना ज़्यादा सुधार कार्य नहीं हुआ था, या बोल सकते हैं कि जो भूमि से प्रोडक्शन लेना था वो नहीं मिल रहा था, भूखमरी ज़्यादा हो गई थी, अकाल वगैरह की स्थिति हो गई थी। तो उस चीज़ से निपटने के लिए क्या है भारत सरकार ने हरित क्रांति का क्या लिया सहारा लिया। हरित क्रांति में वही है कि अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, अच्छे बीजों का प्रयोग करना और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है प्रोडक्शन करना। उस टाइम पर क्या है हमारी जो जनसंख्या वो तीव्र गति से बढ़ रही थी, लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हरित क्रांति आई। और हरित क्रांति में क्या है भूमि में सुधार किया गया, अच्छे बीजों का प्रयोग किया गया, आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया और एग्रीकल्चर को और ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया, जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो क्या है हरित क्रांति भी क्या है सिंस इंडिपेंडेंट के बाद एक डेवलपमेंट का, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट का एक कारण बना। अब हम कंक्लूजन पर आते हैं कि कंक्लूजन क्या है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी भारत में भूमि सुधार जो कार्य किए गए वो इतने प्रभावी ढंग से तो लागू नहीं हुए, लेकिन जितने भी कृषि में सुधार की जो पहल है वे प्रभावी और सराहनीय कही जा सकती है। कि हम सिंस इंडिपेंडेंट के बाद हमने जितने भी कार्य किए वो बड़े अच्छे तरीके से क्या है देश के लिए एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए बड़े ही सराहनीय कार्य से उन्होंने कार्य किया, जिससे क्या है एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ। थैंक यू।